हेलो एवरीवन। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये नॉर्मल लेक्चर सीरीज़ जैसा नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाएंगे। ऑफ द टॉपिक जाने का मतलब ये है कि हम 11th के कुछ स्पेशल टॉपिक्स को कवर करेंगे और उन टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे। तो इस लेक्चर का सीरीज़ का मैंने नाम रखा है रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके रिवाइज करेंगे। उन पे छोटे छोटे वीडियोस या 2-3 क्वेश्चंस लेकर उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जो उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ की स्टार्ट में जो आज मैंने एक टॉपिक पिक किया है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। और जनरली क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो डिटेल्स हमें प्रोवाइडेड होती है या जो डिटेल्स हम नोट करते हैं वो बहुत छोटी सी डिटेल होती है। ठीक है, पर उस पर सवाल बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, उसको कैसे अलग अलग एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बात करना शुरू करूं, कुछ सब मैंने सवाल बनाए हैं जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पर जो लिंक प्रोवाइडेड है आप उस पर क्लिक करके उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखने से पहले उसको ट्राई करना है तो आप पहले कर सकते हैं या वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर होगा कि आप वीडियो देखने से पहले ट्राई करें कि क्या वो सवाल आपको डायरेक्टली बन रहे थे। अगर नहीं बन रहे थे तो आप वीडियो को देखें पूरा, वीडियो के लास्ट में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो एक बार मैं उन सारे सवालों को पढ़ देता हूं कि वो कौन से सवाल हैं, ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि हम किन सवालों की खोज में इस वीडियो में काम कर रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डाइमराइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यानी कि सबसे पहला सवाल तो यही पूछा गया है कि कंडीशन क्या है, डाइमराइज किस केस में होगा और किस केस में नहीं होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, डू ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यानी कि क्या सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंटेन करते हैं या नहीं। कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, इसका भी जवाब हम इस लेक्चर में खोजेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन जो था वो था कि व्हाई डज ClO2 डज नॉट डाइमराइज वाइल ClO3 डाइमराइजेस इजिली। तो आप ClO3 को देखोगे तो उसकी जो डाइमराइजेशन टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, जबकि अगर हम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की बात करें तो ClO2 जो है वो डाइमराइज नहीं होता। तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भी 2-3 छोटी छोटी सी बातें हैं हम स्पीसीज के बारे में करेंगे। साथ ही चौथा का सवाल है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NO एंड O2 माइनस। तो आपसे स्ट्रक्चर पूछी गई है NO की और O2 माइनस की। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कुछ खास बातें हैं जो हम बीबीटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, एमओटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। एमओटी आपको ज्यादा आइडिया देता है, बीबीटी आपको कम आइडिया देता है उसके बारे में। लेकिन एडवांस बीबीटी जिसे हम कहते हैं, जिसे मॉडिफाइड बीबीटी भी कहा जाता है, जो लाइनस पॉलिंग ने बाद में इंट्रोड्यूस किया था बीबीटी के बाद, उसमें इसका जवाब उन्होंने जरूर दिया, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो एक्सप्लेन द बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH3 रेडिकल एंड CF3 रेडिकल। ठीक है, तो CH3 रेडिकल और CF3 रेडिकल के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें बात करना है। दोनों के हाइब्रिडाइजेशन वेरी करती है और यहीं पर हम बात करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो उसको निकालने के लिए 2 तरीके के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं जनरली। या तो आप चाहो तो डायरेक्टली वीवीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं और आंसर्स भी निकलते हैं उससे। छोटा मोटा 1-2 लोग और भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो सेम वीवीटी का ही कॉन्सेप्ट है पर अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही 5 सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 सवालों से जाने से पहले मैं आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एक पूरा ओवरव्यू ही पढ़ा देता हूं, ताकि आपको एक पूरा आइडिया लग जाए और ये सवाल अपने आप ही उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में अपने आप ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते क्या हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं उनके अंदर 2-3 छोटी छोटी सी चीजें आपको पता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए, स्पीसीज के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो ये असल में ऑड रहता है। क्या रहता है, ये ऑड रहता है। ठीक है, अब अगर ये ऑड है तो इसमें पक्का होगा कि सारे पेयरिंग नहीं हो पा रही होगी, कोई एक इलेक्ट्रॉन छूट जा रहा होगा। और अगर एक छूट जा रहा है इसका मतलब है कि एटलीस्ट इसके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास एटलीस्ट क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर किसी स्पीसीज के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हमें पहले ही पता है कि इट हैज अ पैरामैग्नेटिक नेचर। कैसा नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ले जाएं तो ये कोई इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो हमें नजर आएंगी, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमें 3 चीजें इसके बारे में पता चल गई। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है, जब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको डाइमराइज करके
डाइमराइज करके इसको पेयर क्यों नहीं कर लेता, ये सवाल बनता है। तो हम यहां पर इसका जवाब कैसे देते हैं, कंडीशन ऑफ डाइमराइजेशन से, कि कंडीशन क्या है डाइमराइज होने की। तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो पहला सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब भी यही है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो अगर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है आपका कि लोकलाइज्ड हो, यानी इसके पास मूव करने के लिए कोई ऑर्बिटल नहीं हो, इसकी मूवमेंट किसी भी दूसरे ऑर्बिटल में पॉसिबल ना हो, ठीक है। ये जहां पर है वो फिक्स्ड हो, ठीक है, जहां पर है वो क्या हो, फिक्स्ड हो। तो ये लोकलाइज्ड हो यानी फिक्स्ड हो, ठीक है। दूसरा ये क्या हो सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है। डीलोकलाइज का क्या मतलब है, डीलोकलाइज का मतलब है कि ये फिक्स्ड नहीं है, इट कैन मूव, इट कैन मूव, ठीक है। फिक्स्ड नहीं है, उसका ऑर्बिटल वहीं पर जरूरी नहीं है, वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इजिली जा सकता है, ठीक है। तो ये दो सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाते हैं कि अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस नेचर का है, क्या ये लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन बता रहा हूं डाइमराइजेशन की, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, लोकलाइज्ड है, तो ये डाइमराइजेशन शो करेगा। और अगर डीलोकलाइज्ड है तो डाइमराइजेशन शो नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैं कंडीशन यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन लोकलाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन लोकलाइज्ड ऑर्बिटल, देन इट हैज टेंडेंसी टू डाइमराइज, देन इट हैज अ टेंडेंसी टू डाइमराइज। तो उसके पास कैसी टेंडेंसी होती है बेटा, डाइमराइज करने की एक टेंडेंसी होती है। यहां तक आपको समझ में आया। तो ये उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है तो इट हैज ए ग्रेटर चांस फॉर डाइमराइजेशन, ग्रेटर चांस। और यहां पर जो है, यहां पर डाइमराइजेशन नहीं होती। तो हमें जब भी डाइमराइजेशन की कंडीशन पता करनी होगी, जैसे आप सवालों को देखिए, वहां पर मैंने पहला जो क्वेश्चन था वही यही पूछ रखा है कि कंडीशन ऑफ डाइमराइजेशन क्या है, ताकि अगर आपको कंडीशन ऑफ डाइमराइजेशन पता है तभी तो आप उसको डाइमराइज कराएंगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है आप उसको डाइमराइज करा सको। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर डाइमराइजेशन तब होता है जब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट हो, लोकलाइज्ड ऑर्बिटल में। किसमें प्रेजेंट हो, लोकलाइज्ड ऑर्बिटल में। अब जो आपका दो तीन सवाल हैं जो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे एक सवाल है कि ClO3, अगर आप ध्यान देंगे एक सवाल है ClO3 और एक उसी का पार्ट है ClO2, ये डाइमराइज नहीं करता जबकि ये डाइमराइज करता है। और आपसे सवाल पूछा गया क्यों, तो अब आपको सवाल तो पता है पर प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में हम ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में मैं बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके मॉलिक्यूल्स यानी एग्जांपल्स को उठाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनके बारे में डिटेल्स पता करते हैं, धीरे धीरे करके सारे जो डाउट्स हैं और सारे जो सवाल आपसे पूछे गए हैं वो अपने आप ही आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सवालों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं वो है NO2। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं NO2 की। NO2 में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के 7 और 2 ऑक्सीजन के 16, तो यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 23 इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर है तो ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, N डबल बॉन्ड O और N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और एक यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि इट हैज ए ग्रेट टेंडेंसी फॉर डाइमराइजेशन, यानी कि पक्का है कि इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा, लोकलाइज्ड ऑर्बिटल में होगा। अब ये बात हमें प्रूव करनी है, तो होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो दो मॉलिक्यूल NO2 मिलकर बना लेता है N2O4। क्या बना लेता है, N2O4, ठीक है। अब आप देखिए ये जो गैस है ये असल में पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जैसे इसने डाइमराइज किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो था, असल में मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं N2O4 की, तो आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये क्या हो गया, पेयर अप हो गया। और जैसे ही ये पेयर अप हुआ तो एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि ये अब पैरामैग्नेटिक नहीं रहा, ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहा, ये क्या हो गया,
डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये एक चीज तो हमें यहां तक समझ में आई। दूसरा, NO2 का इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर होता है, दैट इज ब्राउन। कैसा कलर होता है? ब्राउन। वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कलरलेस होने लगेगा। अब जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। इस डाइमराइजेशन के दौरान क्या होता है? हीट रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, बॉन्ड बनने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ये रिएक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल होगी, आप सबको पता है सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो रिवर्सिबल नेचर की ही होती हैं। तो अगर आप इनको ध्यान देंगे जरा और ध्यान से सोचेंगे, और मैं इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाऊं, तो क्या होगा? तो उसको ध्यान से देखिए। अगर मैंने टेम्परेचर को घटाया, ठीक है, टेम्परेचर को क्या किया? घटाया। अब हम या तो हम पहले केस ले लेते हैं बढ़ाने का, फिर हम घटाने का ले लेंगे। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? हीट बढ़ रहा है। और अगर हीट बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड वाली कंडीशन आ जाएगी। रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड, तो यहां पर जो रिएक्शन है वो कहां चली जाएगी? पीछे। अब अगर आप इस टेम्परेचर को घटाएं, टेम्परेचर को क्या करें? घटाएं, तो हीट क्या होगा? घटेगा। और हीट घटेगा, इसका मतलब रिएक्शन किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड। रिएक्शन किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड। तो रिएक्शन मूव्स सॉरी रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। तो यहां पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हमारे सामने जो सवाल है हम उसको जरा ध्यान से देखते हैं कि अब हम ये स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को घटाएं, ध्यान से देखना स्टेटमेंट के फॉर्म्स कैसे कैसे आ सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले के मुताबिक स्टेटमेंट फ्रेम करूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर ये इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, पहले वाले केस की, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जा रही है बेटा? पीछे। अब अगर रिएक्शन पीछे जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्राउन कलर बढ़ रहा होगा, और कलरलेस सॉल्यूशन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? ब्राउन में। मतलब कि यहां से यहां जा रही होगी रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे। जबकि टेम्परेचर को अगर घटाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? कलरलेस की तरफ। ठीक है, उसी तरीके से पैरामैग्नेटिज्म में और डायमैग्नेटिज्म में भी हो रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे पैरामैग्नेटिज्म आ रहा होगा, जबकि टेम्परेचर घटाने पे डायमैग्नेटिज्म आ रहा होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ रही है, रिएक्शन आगे बढ़ रही है, रिएक्शन पीछे जा रही है, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। तो देखिए जरा, जैसे ही रिएक्शन पीछे जाना शुरू करेगी तो ब्राउन कलर अपीयर। तो यहां पर आपसे सवाल, ब्राउन कलर अपीयर, तो आपसे यहां पे सवाल बनाया जा सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि ऑन हीटिंग NO2 द ब्राउन कलर डिसअपीयर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ब्राउन कलर्स अपीयर होगा। ठीक है, या पैरामैग्नेटिज्म पे सवाल बनाया जा सकता है। 4 आपको पॉइंट्स दे देंगे और बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू NO2, आपको पिक करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं वो चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। टेम्परेचर को अगर आप घटाओगे, हीट घटेगा, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। रिएक्शन कहां मूव करेगी? फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रही है तो ध्यान रखिए ब्राउन कलर फेड्स। ब्राउन कलर क्या होगा? फेड होता जाएगा, क्योंकि कौन सा कलर अपीयर होने लगेगा? कलरलेस। कौन सा सॉल्यूशन अपीयर होने लगेगा? कलरलेस। दूसरा पॉइंट, अगर रिएक्शन पीछे जा रही है तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो जो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं या मैग्नेटिज्म है वो आपका क्या होगा? बेसिकली बढ़ेगा। जबकि अगर आपने इस रिएक्शन को टेम्परेचर घटाया तो ये पैरामैग्नेटिक ना होकर क्या होने लगेगा? डायामैग्नेटिक। तो यहां पर तो हमने इसके बारे में समझा, अभी तक हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में कोई बातचीत नहीं की है। अभी हम उस पर भी आएंगे कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये लोकलाइज्ड कहाँ है, कैसे है, ये सारी चीजें भी हम अभी बात करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं, एक बहुत बेसिक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो देखिए, तो नाइट्रोजन का अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट वैलेंसीज की, तो ये होता है 2s2 और 2p3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड। ठीक है, अब हमें स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत आइडिया है पहले से कि इसमें एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, अब अगर इसके पास एक पाई बॉन्ड है तो ये तो हम छोड़ दें, क्योंकि ये क्या फॉर्म करेगा? पाई बॉन्ड। तो इसको तो हमने यहीं पे छोड़ दिया कि फॉर्म्स पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये तीनों चीजें क्या होंगी? हाइब्रिडाइज होंगी। आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता ही है। ठीक है, तो
तो ये हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे 3 ऑर्बिटल तो क्या बना लेंगे, sp2। तो बेसिकली यहां पर एक जो पड़ा हुआ है ये क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, और ये आ गए हमारे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनको हम sp2 कह रहे हैं। तो इसके एक में तो पूरा का पूरा लोन पेयर है और एक में आपका सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में भी आपका क्या है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये वाला जो है ये क्या फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या फॉर्म कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखते जाइए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, आपको पता होगा ये बात। ठीक है, दूसरा वाला जो ये वाला साइड वाला है और ये है जो मान लेते हैं कोई भी ले लो, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ऑफ सेम एनर्जी। ठीक है, क्लैरिटी के लिए मैं वो ले रहा था, पर ये भी ले सकते हैं। ये वाला हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाने काम आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो सिग्मा है और ये जो पाई है, पाई इसने बना लिया और सिग्मा इसने बना लिया। अब जो ये बच गया यही तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अरे यही तो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही तो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसे हम क्या कह रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, नहीं, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बगल में और कोई खाली ऑर्बिटल नहीं पड़ा है, यानी कि ये असल में लोकेलाइज्ड है। असल में क्या है, ये लोकेलाइज्ड है। तो अगर ये लोकेलाइज्ड है तो इसका सिंपल सा मतलब बनता है कि ये डाइमराइजेशन शो करेगा। इसी वजह से ये लोकलाइज्ड होने की वजह से ही ये डाइमराइजेशन शो कर रहा था। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई इस स्ट्रक्चर की, क्या आई, sp2। इसका बॉन्ड एंगल ड्यू टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कह सकते हैं कि 134 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो लोन पेयर से काफी कम होगी, इस वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा रिपल्सन करेंगे और मूव कर सकेंगे, क्योंकि ये इसको उतना बराबर रिपल्सन नहीं दे पा रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसमें 134 डिग्री एंगल होता है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लिया और हमने बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी इसके बात कर लिया। तो हमने प्रूव कर दिया कि क्यों डाइमराइज होता है, ड्यू टू लोकलाइज्ड नेचर। ठीक है, अब इसी तरीके से एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हम डिस्कस करना पसंद करेंगे और वो है OF। तो अब हम बात करने जा रहे हैं OF का। ठीक है, OF एक ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन है। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 8 + 9 कितने हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। चलिए, ये बात तो हमें पता चल गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यहां पर भी वही स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि हम पता कर सकें कि क्या ये डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल में है कि लोकलाइज्ड ऑर्बिटल में है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि असल में ये डाइमराइज करेगा कि नहीं। एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि डाइमराइज करता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमें ये नोन है। चलो पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें आउटर मोस्ट की, तो ये होता है 2s2 2p4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो बना लेते हैं। ये 2s है, ये 2p है। इधर जाते वक्त एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और ये आ गया हमारा 2p4। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी कि इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये किस में चला जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। और एक जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जरा क्या होगा। सबसे पहले तो ये चारों के चारों सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ही इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, वैसे ही हमें एक चीज का अंदाजा तुरंत लग गया। जैसे इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, वो ये कि 4 ऑर्बिटल मिलेंगे और वो sp3 होंगे। क्या होंगे, sp3। तो हम अगर बात करें तो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये जो है ये किस में काम आएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या कह रहे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया ये भी लोकलाइज्ड है, क्योंकि किसी और ऑर्बिटल में मूव नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल जो यहां पर पड़े हैं वो क्या है, भरे हुए हैं, सारे पेयर्ड हो चुके हैं। ये भी भर चुका है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन F से ले चुका होगा ये। तो यही एक खाली बचा है, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, लोकलाइज्ड। क्या आ रहा है, लोकलाइज्ड। और जैसे ही ये लोकलाइज्ड आया, आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजी कि अब हमें क्या करना है, डाइमराइजेशन। ठीक है, तो हमने डाइमराइजेशन करा दिया। अब डाइमराइजेशन जब आप इसका कराओगे तो आपको मिलता क्या है, 2 टाइम्स ऑफ OF contributes
सॉरी कंबाइंस टू फॉर्म O2F2, क्या बना लेता है O2F2। तो ये बात आपको यहां तक पता चल गई। अब एक छोटा सा मैं इसके स्ट्रक्चर पे बनाता हूं। तो स्ट्रक्चर हमें पता है sp3 है, ठीक है। तो sp3 के बेसिस पे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगर आप sp3 के बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है। ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये इसने फ्लोरीन से बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक पूरा का पूरा इसके पास लोन पेयर पड़ा है, यहाँ पर भी इसके पास एक पूरा का पूरा लोन पेयर पड़ा है, और यहाँ पर उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी इसकी, अगर सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो। और अगर हम डबल वाले की बात करें तो जो डबल वाले का स्ट्रक्चर आता है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर आता है। कैसा स्ट्रक्चर आता है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये O है, ये O है, इधर पे फ्लोरीन होता है और एक फ्लोरीन इधर होता है। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने डाइमराइज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये डाइमराइज हो गए, और अभी भी इसके पास दो लोन पेयर्स मौजूद हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाता है इसका केस। यही सिमिलर केस है, यही सिमिलर केस है, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको OH के केस में भी, ठीक है। OH रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो उस केस की मैं बता रहा हूं, वो कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, अगर दो मोल लोगे तो H2O2, ठीक है। ये OH माइनस नहीं है, ध्यान देना, ये क्या है OH रेडिकल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, यहां पर भी हमने प्रूव कर दिया कि ये डाइमराइज क्यों होता है। अब हम जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम लेने वाले हैं ClO3 और ClO2 के बीच में मैं आपको पूरा का पूरा रिजल्ट बताऊंगा कि उनके बीच में किस तरीके के चेंजेस आते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ClO3 की, ठीक है। तो ClO3 में अगर हम काउंट करें तो 17 + 8 3 = 24, यानी कि टोटल 41 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी एक और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इस पे कई दफा बच्चों को डाउट भी आता है और इस पे एक दो बार जेई ने भी अच्छे सवाल पूछ रखे हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम अंदाजा लगाने की शुरुआत करें तो एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। कुछ इस तरीके से Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक फ्री रेडिकल, ठीक है। अब अगर मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मुझे पता है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3s2 3p5 आउटर मोस्ट की, ठीक है। ये क्लोरीन जो है ये ग्राउंड स्टेट में होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका इंटरनल एक्साइटेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको एक्सपेंडेड वैलेंशियल फिनोमेना भी कहा जाता है। तो हमने यहां पर इसका क्या कर दिया, इंटरनल एक्साइटेशन। अब जैसे इसका इंटरनल एक्साइटेशन किया तो अब हमारे पास क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से केसेस, इसको ये देखते रहे ना, इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हमें 7 चाहिए तो हमने 7 को अनपेयर कर दिया है टोटल। जो इसकी परमिसिबल वैलेंसीज होती हैं क्लोरीन की आपको पता होगा 1 3 5 और 7 होती हैं, ठीक है। तो यहां पर तक हम पहुंच गए। अब इसके पास देखो 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, और हमें यह भी पता है कि d ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते, तो हमें उनको मजबूरन किसमें क्या बनाना पड़ेगा, पाई बॉन्ड। तो हमने ये बना दिए, तीनों से पाई बॉन्ड बना लिया, इन तीनों ने क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। तो अगर इन तीनों ने पाई बॉन्ड बना लिया तो हाइब्रिडाइज होने के लिए यही 4 तो बचे, हाइब्रिडाइज होने के लिए यही 4 तो बचे। तो अब इनका हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं। तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, इन्होंने हाइब्रिडाइज किया, यहां पर आपको मिल गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और क्योंकि ये 3s 3p और 3d से मिलकर बने हैं तो एक s और 3p खर्च हुआ है, इसलिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गए, sp3, ठीक है। और d वाले वहीं पे आपके अभी पड़े हुए हैं, d वाले आपके यहां पर ऊपर में पड़े हुए हैं, 3d वाले, ठीक है, जो भी होंगे। तो ये हमारे 3d ऑर्बिटल्स हैं जो प्योर हैं अभी भी, ठीक है, हाइब्रिडाइज नहीं हुए हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जरा ध्यान से देखिए, फिलिंग अगर मैं करूं तो इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, और ये तीनों ने क्या बना लिया है, फॉर्म्स पाई बॉन्ड, इन तीनों ने फॉर्म्स पाई बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं, 1 2 और 3। तो हमने इन तीनों से सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये तीनों का सेट जो मिला इससे हमने क्या फ्रेम कर लिया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब जो ये बच गया यही तो हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ
और अब आप देख सकते हो कि ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये अपर एनर्जी लेवल में जंप करके नहीं जा सकता, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली लोकलाइज्ड है। ये क्या है? लोकलाइज्ड है। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि ये असल में लोकलाइज्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही हमें ये पता चला कि ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बस हमें समझ में आ गया कि ये पक्का क्या करेगा? डाइमराइज। पक्का क्या करेगा? डाइमराइज। तो अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ClO3 जो है वो कंबाइन होकर बना लेते हैं Cl2O6, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है Cl बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है। अगर आपने यहां पर देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि इस केस में जैसे अगर आप कई स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे तो ये एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है पूरा का पूरा। वो सीधे ये लिख देते हैं कि ClO3 में ये जो इलेक्ट्रॉन है काउंट होगा इसलिए क्योंकि क्लोरीन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर सिमिलर केस हम कंसिडर करें ClO2 के केस में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो पॉजिटिव वाला लॉजिक है उसकी एक लिमिटेशन हमें नजर आ रही है। वो लिमिटेशन ये है कि पॉजिटिव वाला यहां पर अगर मैं देखो जरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या है? ज्यादा है। तो इन तीनों के जो माइनस आई इफेक्ट आएगा इसकी वजह से इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब जो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहां पर जनरेट हुआ है, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये अट्रैक्ट होकर नीचे आ जाता है, लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाता है, और लोअर एनर्जी लेवल पे आने की वजह से अब ये जो थॉट प्रोसेस है ये सही है, ये सही है, पर मैग्नीट्यूड का अंदाजा कैसे लगाएंगे कि ये कब खींचेगा और कब नहीं खींच पाएगा? ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कॉन्सेप्ट, आपको सारी चीजें नहीं नोन है तो बहुत फंस जाओगे। जैसे अभी हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH3 और CF3 रेडिकल की, तो वहां मैं आपको ये बताऊंगा कि वहां पर ये चीजें फंसती हैं और होता भी ऐसा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन कार्बन के केस में वो काम कर जाता है, लेकिन क्लोरीन के केस में ये कॉन्सेप्ट फुल्ली काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी नेक्स्ट एग्जांपल में ही आपको समझ में आ जाएगा जब मैं ClO2 बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हमें एक बात और समझ में आई कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये किसमें इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये होगा कि नहीं, तो ये होगा, हाइब्रिडाइजेशन में ये इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और क्योंकि ये लोकलाइज्ड है तो डाइमराइज भी होगा। तो ये था ClO3। अब हम बात करते हैं ClO2 का कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं और क्यों नहीं होता वो डाइमर। अब हम बात करने जा रहे हैं ClO2 का। तो ClO2 का केस कैसे अलग है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, अगर हम इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 17 तो इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन में, और 2 ऑक्सीजन यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 33 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी ये भी। अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है इसमें हमें ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पता है कि ये डाइमराइज नहीं करता। यानी अगर 2 मोल ClO2 को रखोगे और उम्मीद करोगे कि Cl2O4 बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन करें? तो जैसे हमने अभी तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उनके बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो पाता ये, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूं, तो थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अब कैसे अलग है उन सारी चीजों के बारे में हम बातचीत करते हैं। देखिए जरा, तो अगर मैं बात करूं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का अभी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? 3s2 3p5 आउटर मोस्ट की अगर बात करें, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। अब हम इसमें इंटरनल एक्साइटेशन कराते हैं, ठीक है, इंटरनल एक्साइटेशन। अगर आप इसमें देखोगे एक बहुत सिंपल सी चीज और जो आपको नजर आएगी, वो इसका स्ट्रक्चर, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाए तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक इसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है, एक इसके पास लोन पेयर होगा और एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो हमें 5 की ही जरूरत है, एक तो पूरा का पूरा पेयर्ड ही है। तो हम जो इंटरनल एक्साइटेशन कराएंगे वो कंप्लीट नहीं कराकर इतना ही कराएंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो जैसे ही आपने वो कराया, आपने देखा कि केस कुछ ऐसा बनकर आपके सामने आएगा कि मान लेते हैं 3s है ये, यहाँ पर कुछ 3p ऑर्बिटल्स होंगे 3, और यहाँ पर आपका 3d ऑर्बिटल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका खाली हो, अभी भरा ही होगा, क्योंकि इसको हमने अनपेयर नहीं किया, क्योंकि हमें 5 ही वैलेंसी की जरूरत है।
इसमें क्या हो जाएंगे, ये सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां से कहानी थोड़ी बदलती है, देखिएगा इन तीनों को मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है इसलिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी, दोबारा बना दूंगा, स्पेस कम है इसलिए मैं उसका इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। अब हमारे पास दो केसेस बनकर हमारे सामने आते हैं। पहला केस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, दोनों केस मैं सॉल्व कर देता हूं। चलिए पहला केस मैं आपको ले लेता हूं। तो पहला केस में ये हो सकता था कि हम ये मान लें कि जो दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो दोनों इसकी वजह से बन रहे हैं, जो दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो दोनों इसकी वजह से बन रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहिएगा। अब अगर दोनों पाई बॉन्ड इसकी वजह से बन रहे हैं तो ये चारों ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, sp3, 4 sp3 ऑर्बिटल्स बना लेंगे, जिसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इन दोनों ने पाई बना लिया तो इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, सिग्मा, और ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखते रहिएगा कॉन्सेप्ट, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यही बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है, यही करना चाहिए था। लेकिन जैसे ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे हमारी नजर पड़ी, हमारा ध्यान ये गया कि यार ये तो लोकलाइज्ड है। क्या है, लोकलाइज्ड, इसका मतलब कि इसको डाइमराइजेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर ये डाइमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बात हमें पता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, नोन है। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम केस नंबर 2 लेते हैं, जहां पर मैं थोड़ी सी चीजें बदल दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या चीजें बदलेंगी और कैसे होगा। और यहां पर 2-3 चीजें आपको नजर आएंगी और वो सारी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं, इसलिए आपको सबका रीजन पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, क्या पहली चीज क्या इसमें जो प्रूव्ड की गई वो ये कि एक तो ये, मैं रेड पेन से ही बना देता हूं, एक तो ये और दूसरा ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं फॉर्म्स पाई बॉन्ड, और ये भी हमारा क्या करेगा, फॉर्म्स पाई बॉन्ड। तो ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये माना गया। अब बचे हुए कौन से 3 ऑर्बिटल मिक्स हो सकते थे, यही तीनों, ठीक है, क्योंकि डी की एनर्जी लेवल तो बहुत ऊपर होगी, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। लोअर, आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में होता है जिनमें क्या हो कि आपका जो एनर्जी है गैप है वो क्या हो, वाइबल हो, एनर्जी गैप जो है वो कम हो, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप ना हो, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाती। तो ये जो यहाँ पर आपको चीज दिख रहा है, ये तीनों हाइब्रिडाइज होंगे। क्या होंगे, ये हाइब्रिडाइज। अब जैसे ये हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, आप जरा ध्यान देना कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर sp2 हो गई है। क्या हो गई है, sp2, ठीक है। अभी सारे केसेस में बताता चला जा रहा हूं, आप देखते चलिए। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो हम कह रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे हम बता रहे हैं, ये नॉन बॉन्डिंग और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में। यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, जो पिछले केस में अगर आपको याद हो ClO3 के केस में, तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पर पता चली कि डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो sp2 रहेगी। क्या रहेगी, sp2 रहेगी। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंटली आती है वो sp2 होती है। क्या होती है, sp2, ठीक है। तो अब हमें 2-3 बातें समझ में आ गई। अब हमारा जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट था कि क्या ये बिल्कुल डीलोकलाइज्ड है। देखिए, ये यहां पर भी मूव कर सकता है, ये यहां पर भी मूव कर सकता है, और ये यहां पर भी मूव कर सकता है। मतलब ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है। क्या है, डीलोकलाइज्ड, और इसी वजह से डू नॉट डाइमराइज, ये डाइमराइज नहीं करता। तो देखिए, हमने सडनली ऑल ऑफ सडन वो फैक्ट हमने प्रूव कर दिया जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे, वो था एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो हमें पता है कि ये डाइमराइज नहीं करता। तो मैं मैं ClO2 को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ClO2 के कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूं। तो ClO2 जो है, इसमें हमने जब इंटरनल एक्साइटेशन कराया तो हमने ये माना कि D वाले में से एक ही पाई बॉन्ड बनाता है और बाकी एक पाई बॉन्ड P से बनता है।
क्योंकि ये हमें एक्सपेरिमेंटली नोन है कि ये डाइमराइज नहीं करता और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आती है इसकी sp2, और ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला केस लिया जाए। ठीक है, तो इसमें हमने इन तीनों को हाइब्रिडाइज करा दिया, 3 ऑर्बिटल्स बना लिए, यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ एक, और अब आप देखोगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो असल में डीलोकलाइज्ड है क्योंकि वो इन ऑर्बिटल्स में मूव कर सकता है और इसी वजह से वो डाइमराइज नहीं करता, जबकि ClO3 डाइमराइज कर रहा था। तो ये मैंने आपको उस सवाल का भी जवाब दे दिया जहां मैंने आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा था कि ClO2 डाइमराइज नहीं होता जबकि ClO3 आसानी से डाइमराइज क्यों हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, एक और हमारा सवाल बच गया है, 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात की है, आपको अगर याद हो, एक तो CS3 रेडिकल और CF3 रेडिकल के बारे में हमने बात किया था, और दूसरा हमने बात किया था किस प्रकार से NO और O2 माइनस के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो हम उन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NO और O2 माइनस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं NO और O2 माइनस का। तो एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, पहले तो वो समझ लीजिए आप कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं इनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का, जो अभी तक बाकी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में नहीं आया था, मतलब कि ये स्पेसिफिक है, ये सब में नहीं पाया जाता। ये याद रखिएगा, एक सवाल ये भी था आपके क्वेश्चन में उसमें कि क्या सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंटेन करते हैं? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है इस केस में, क्या चेंजेस है इन केसेस में, कैसे कैसे हम इनको स्टडी करना चाह रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मल वीवीटी की बात करें तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो लाइनस पॉलिंग ने थोड़ा मॉडिफाई किया है, इसीलिए इसको मॉडिफाइड वीवीटी या एडवांस वीवीटी भी कहा जाता है। और साथ में एमओटी से तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सबने निकाला भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम बात करेंगे NO और O2 माइनस की। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की, पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर नॉर्मली बात करें तो NO इस तरीके से आएगा, इसके पास एक क्या बच जाएगा? इलेक्ट्रॉन, और इसके पास एक लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया है इसी को तो हम ऑड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इसी को तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, ठीक है, और हमें पता है ये लोकलाइज्ड होगा, डीलोकलाइज्ड नहीं होगा, पक्का लोकलाइज्ड है, क्योंकि ऑर्बिटल ही नहीं भाई साहब, उसके पास जितने ऑर्बिटल हैं वो सारे यूज हो गए। ठीक है, तो डीलोकलाइज होने का कोई चांस ही नहीं है, तो लोकलाइज्ड है। अब अगर ये लोकलाइज्ड है तो इसको 2 कंबाइन होकर इसको क्या बना लेना चाहिए था? N2O2, बट हमें पता है ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये केस नहीं पाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली नोन है। ठीक है, दूसरी अगर बात करूं O2 माइनस का, तो ये भी डाइमराइज नहीं होता। अब अगर इस फैक्ट को एक्सप्लेन करना है तो हमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का सहारा लेना पड़ता है, और वो क्या कॉन्सेप्ट है जरा समझिएगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम N डबल बॉन्ड O की बात करें, अब इसके पास एक इधर लोन पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो ये मानते हैं कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन असल इसमें पार्टिसिपेट कर जाता है। अगर मैं इसमें पहले से देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसमें पहले से देखूं तो इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन की तरफ से आया हुआ और एक नाइट्रोजन की तरफ से आया हुआ जो नॉर्मल बॉन्ड बना रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो अब जो इसकी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर मुझे कुछ नजर आने वाली है वो कुछ ऐसी नजर आने वाली है कि N और O के बीच में अगर मैं बात करूं तो एक बॉन्ड तो नॉर्मल बॉन्ड होगा जहां एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आया होगा, जबकि एक बॉन्ड अगर मैं बात करूं तो एक बॉन्ड ऐसा होगा जहां पर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ही आया होगा, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड आपको यहां पे नजर आ रहा है, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों बोला जाता है आप समझिएगा, इनमें नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑड है, 3 है। ठीक है, इसी को बोला जाता है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोला जाता है इसको? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये नॉर्मली क्या बोला जाता है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो असल में अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो यहां पर कंप्लीटली इसको कहा जाता है 2 सेंटर 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दोनों को कंबाइन करके ये कहा जा सकता है। तो ये NO का स्ट्रक्चर हुआ। इसी वजह से ये माना भी जाता है कि, और MOT में हमने प्रूव भी किया है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। ठीक है, तो यहां तक हमने ये बात प्रूव कर दी। इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर O2 माइनस का होता है। अब इसमें जरा देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें O2 माइनस का, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास जो एक लौता ऑप्शन बचता है वो यही है कि O
बॉन्ड O, जहां एक इलेक्ट्रॉन O से आया, एक इलेक्ट्रॉन फिर O से आया। अब जिस भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, ठीक है, जिस भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है वो तो सेटिस्फाइड होगा, लेकिन जिसके ऊपर माइनस नहीं है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, ठीक है। अब उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये क्या करे, उसके पास ये सवाल है कि उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वो क्या करे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उसका क्या करे, तो ये असल में इस बॉन्ड में आ जाता है, और जैसे ही वो इस बॉन्ड में आता है, ये जो बॉन्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कैसा हो जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस टाइप का है, ये 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी चीजें कुछ भी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। जो हाँ प्रॉपर्टी थोड़ी बदल जाएगी, वही जो जैसे बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर वगैरह चेंज हो जाएंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स बदल जाएंगे, पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह चेंज नहीं होगा इसका, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये था NO और O2 माइनस का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ा और वो था ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। कौन सा बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, ठीक है। जहां पर टोटल सेंटर और टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो अक्सर ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है CH3 और CF3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, और इस टॉपिक को आपको कई जगह पे ऐसे भी पढ़ाया जाता है जिसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर, ठीक है। तो उस टॉपिक को उस तरीके से भी समझ सकते हैं, बाकी आपको हम CH3 और CF3 के एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CH3 रेडिकल की। इस रेडिकल को कॉमन नेमिंग में मिथाइल रेडिकल भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं 11th में, आपको बहुत डिटेल में कवर कर रखा था नोमेनक्लेचर। इसको मिथाइल रेडिकल भी कहा जाता है, ठीक है। बनता कैसे है ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। CH4 होता है जिसको हम लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड H, और इसको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें जो बीच में क्या होता है, यहाँ पर हमको एनर्जी देनी पड़ती है, ये बात आप याद रखिएगा, इसका अभी इस्तेमाल भी आएगा, ठीक है। एनर्जी दिया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं हम, होमोलिटिक फिजन, ठीक है। तो होमोलिटिक फिजन होता है, बनता क्या है, CH3 रेडिकल और H रेडिकल, ठीक है। तो एक बनता है CH3 रेडिकल और दूसरा क्या बनता है, H रेडिकल। अब जरा ध्यान से देखते हैं इसके बाद की कहानी। अब थोड़ा सा आपको इसमें समझने वाली चीजें हैं, वो मैं अभी बताऊंगा, इस एनर्जी वगैरह का क्या इस्तेमाल है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2s2 2p2, ठीक है। जो इंटरनल एक्साइटेशन कर जाता है तभी ये बॉन्ड बनाता है, आपको ये भी पता होगा। तो इसके बाद इसका क्या हो जाता है, इंटरनल एक्साइटेशन, ठीक है। देखते रहिएगा, बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे इंटरनल एक्साइटेशन हुआ तो ये बन जाता है कुछ इस तरीके से, कार्बन, ये आपका 2s ऑर्बिटल है, ये आपका 2p ऑर्बिटल है, इधर जाते वक्त एनर्जी बढ़ रही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, चारों में एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है, बॉन्ड बनाना शुरू किया, बॉन्ड बनाया और फिर हमने बॉन्ड तोड़ा भी। तो उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की वो कहीं तो जाएगी, वो एनर्जी कहीं तो डिसिपेट होगी, तो वो असल में इस ऑर्बिटल में जहां से बॉन्ड टूटा है उसको गेन हो जाएगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास चली जाएगी जो अनपेयर्ड है, ठीक है। तो आपको जो अब नजर आएगा आफ्टर होमोलिटिक फिजन, आपको जो होमोलिटिक फिजन के बाद नजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पर आपको 2p के 2 ऑर्बिटल दिखेंगे, और हम इसको कह देते हैं 2pz, जो बहुत यहाँ पर भी नहीं बल्कि बहुत हाई एनर्जी लेवल पे दिखेगा आपको 2pz। तो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे नजर आएगा, बाकी एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे नजर आएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब आप कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल पर है तो हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, हाइब्रिडाइज सिर्फ यही 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो यही तीनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और यही तीनों हाइब्रिडाइज होंगे। जैसे ये हाइब्रिडाइज होंगे वैसे ही आपको 3 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे जो क्या होंगे, sp2। ये क्यों नहीं हाइब्रिडाइज हो रहा,
क्योंकि इसकी एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। और हमें पता है कि हाइब्रिडाइजिंग की डेफिनेशन में यही कहा जाता है कि वही हाइब्रिडाइज हो सकते हैं ऑर्बिटल जिनके बीच में एनर्जी गैप क्या हो, वाइबल हो। ठीक है, तो यहां तक हमें ये चीज समझ में आया। तो एक ऑर्बिटल आपका यहाँ पर खाली पड़ा होगा एंड दैट इज 2pz। ये जो होगा ये प्योर ऑर्बिटल में होगा। किस में होगा? प्योर ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कुछ इस प्रकार से, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये तीनों हाइब्रिडाइज होंगे और यही तीनों हाइड्रोजन से क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आने वाली है CH3 की और हाइब्रिडाइजेशन, वो कुछ इस तरीके की आएगी। कार्बन H, इधर भी एक H और इधर भी एक H। ये कार्बन जो होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ज्योमेट्री जो आने वाली है वो आने वाली है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, क्या आने वाली है? ट्राइगोनल प्लेनर। और यहां पर एक ऑर्बिटल मौजूद होगा जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये असल में यहाँ पे मौजूद होगा और ये किस में है? प्योर ऑर्बिटल में। ध्यान दीजिएगा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं है, ये प्योर ऑर्बिटल में है। अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्टिसिपेट हो सकता है या हाइब्रिडेशन का पार्ट हो सकता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसका एनर्जी लेवल डिक्रीज कर पाए, अब अगर हम इसका एनर्जी लेवल क्या कर पाए, डिक्रीज कर पाए, तो एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा जहां पर ये आसानी से इन सब के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब सवाल ये है कि कैसे इसको नीचे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसको नीचे कैसे करना है, देखिए जरा। अब आपको अगर किसी इलेक्ट्रॉन को खींचकर नीचे लाना है तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर सेंट्रल एटम पे किसी भी तरीके से हम पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेते हैं, यानी इस कार्बन पे किसी भी हाल में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा। वही है आपका नेक्स्ट केस CF3 रेडिकल। यहां पर क्यों नहीं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है? क्योंकि अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 2.1 होता है, जबकि अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें कार्बन की तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5। कितनी होती है? 2.5। अब आपको पता है कि इस पे बल्कि नेगेटिव चार्ज होगा ना कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उस केस में आप इसको कम नहीं बल्कि और ऊपर भेज दोगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन CF3 के केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वही इसको मदद करता है इसकी एनर्जी लेवल को डिक्रीज करने में और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने में, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। तो वो वाले केस पे हम बात करते हैं। अगला जो हम चल रहे हैं उसमें है CF3 रेडिकल। तो अब हम बात कर रहे हैं CF3 रेडिकल की। CF3 रेडिकल को बोला जाता है ट्राईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल। ट्राईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें एक बात बहुत सिंपली पता है कि कार्बन के ऊपर थोड़ा बहुत डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। तो CF और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा। तो यहां पर इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, बहुत ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा। ठीक है, और कार्बन की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2.5। अब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.5 है और जो फ्लोरीन की है वो 4 है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, तो इसके ऊपर क्या आएगा, 3 डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि तीनों तरफ से खींच रहे हैं। ठीक है, ये जो डेल्टा पॉजिटिव है ये मदद करता है उसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को नीचे लाने में। देखिए जरा कैसे। तो अगर मैं बात करूं कार्बन का इन एक्साइटेड स्टेट, मैं सीधे सीधे एक्साइटेड स्टेट पे आ रहा हूं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2s और ये हो जाएगा आपका 2p। कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। ठीक है, इसको हम 2pz कह देते हैं। चलिए थोड़े टाइम के लिए। अब क्या होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, ऑन कार्बन, the energy level of 2pz orbital electron decreases। क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी ये नीचे आ जाएगा असल में ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, देखिए जरा, यहां पर कहीं आ गया और ये आपका 2p था और ये आपका यहां पर। ठीक है, तो ये आपका 2s है जहां एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये 2p, इसको x कह देता हूं, इसको 2py कह देता हूं, इसको 2pz कह देता हूं। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए।
अब ये एनर्जी लेवल में जैसे ही नीचे आया, अब हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट कर सकता है, बस यही यहाँ पर खेल है। तो ये जो है ये चारों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और जैसे ही हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज होकर क्या बना लेंगे, 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन शुरू के फ्लोरीन के साथ क्या कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। वो भी मैं बना देता हूं। तो यहां पर फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ये भी फ्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, सिग्मा, और ये भी फ्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, सिग्मा, और ये आपका बच जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस बार जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पर सेम लॉजिक क्लोरीन के केस में काम नहीं किया था, क्योंकि वहां पर जो क्लोरीन था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से, तो जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा था वो उस पर सफिशिएंटली, ये कहा जाता है कि सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन जब 3 ऑक्सीजन आए थे ClO3 के केस में, तो वो फिर सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पा रहे थे, ठीक है। तो वहां पर अलग अलग तर्क दिया जाता है, पर यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत साफ सुथरा है कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑर्बिटल को सडनली नीचे खींच पाता है और इसी वजह से वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाता है। इवन 1 फ्लोरीन इज ऑल्सो सफिशियंट, यानी यही सेम एग्जांपल CFF2 रेडिकल और CH2F रेडिकल के केस में भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक फ्लोरीन इनफ है इसको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लेवल पे लाने के लिए। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी अगर मैं बात करूं तो वो क्या निकल कर आ रही है, sp3। तो ये था जो सवाल मैंने आपसे पूछे थे उन सबके जवाब, और मैंने आपको 5 सवाल सॉल्व कर दिया, और होप कि आपको पूरा का पूरा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पूरा का पूरा रिवाइज हो गया होगा। और इसी तरीके से मैं आगे भी लेक्चर लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको रिवीजन वाले जो पार्ट हैं, छोटे छोटे जो 11th के पार्ट हैं जो जनरली छूट जाते हैं या जनरली उन पे ज्यादा फोकस नहीं रहता, उनको लेकर आता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे।